हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनविंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनविंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 हमारी सामाजिक विज्ञान जो है वो पाठ्य पुस्तक चल रही है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल जो है वो पढ़ रहे हैं। भूगोल का जो चैप्टर 1 है उस पर मेरे 2 वीडियो इससे पूर्व पोस्ट हो चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। तो संसाधन और विकास हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है। संसाधन क्या है, विकास क्या है, इनसे हम अवगत हुए। संसाधन किस तरीके से विकास को लाते हैं, विकास में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका संसाधनों की हो जाती है। संसाधनों का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। इस तरीके से इन 4 प्रकारों को हमने समझा। संसाधनों का वर्गीकरण का एक चार्ट हमने समझा। उसके साथ ही संसाधनों के प्रकार को डिटेल में हमने जो है वो समझा। तो जो संसाधन संरक्षण है, इस पर मेरा पिछले वीडियो में बात हुई थी। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास और रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसाधन नियोजन के अंतर्गत संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, संसाधनों को सोच विचार कर इस्तेमाल करना, संसाधनों का नियोजन करना यानी प्लानिंग करना। क्योंकि कई संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति प्रदत्त है लेकिन सीमित मात्रा में है। अथाह रूप में मानव को यह संसाधन प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एक समय के बाद यह समाप्त हो जाएंगे और भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो विकास धारणीय हो यानी विकास लगातार बना रहे और विकास क्रम चलता रहे, उसके लिए जरूरी है संसाधनों का संरक्षण किया जाए। देखिए, महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण के विषय में कुछ विचार रखे थे। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी के इस वक्तव्य पर निश्चित तौर पर संसाधनों के संरक्षण पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी और साथ ही जो विश्व स्तर पर जो चीजें संसाधनों के संदर्भ में हो रही थी उन पर चिंता प्रकट करते हुए ये बात कही थी कि संसाधन हम सबके लिए संसाधन जो है पर्याप्त हैं, लेकिन अगर लालचवश हम उसको इकट्ठा करने और उपभोग कर रहे हैं तो उसके लिए वो अपर्याप्त है। तो गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति यानी ये जो प्रवृत्तियां जो आज समाज में दिखाई देती है, लोगों में दिखाई देती है, ये संसाधन ह्रास का जो है प्रमुख कारण उनके अनुसार बनती है। तो जो आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो शोषणात्मक दिखाई देती है। तो इसी कारण जो है संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधन जो है अंधाधुंध जो है वो दोहन उनका हो रहा है और वे जो है अपर्याप्त जो है दिखाई देते हैं। अगर संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये संसाधन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच और स्वार्थवश हम संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं जो आज के समय अपर्याप्त रूप से दिखाई देते हैं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जो है 1968 में पहली बार व्यवस्थित तरीके से हुई। ये क्लब ऑफ रोम ने जो है की थी। इसके बाद 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन को ही एक बार फिर से सामने लेके आए। ये 1987 में बुटरलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण को मूलाधार योगदान जो है वो किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन जो है संरक्षण की भी वकालत की। बाद में जो रिपोर्ट में ये जो है हमारा साझा भविष्य जो है इस शीर्षक से ये एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये संसाधन संरक्षण के संबंध में जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो ब्राजील में 1992 में हुआ। इस तरीके से विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण के जो प्रयास हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये एक जो है संसाधन संरक्षण की दिशा में किए गए जो विश्व स्तरीय जो प्रयास है उनको ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो हम विभिन्न संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे और पहला जो हमारा संसाधन बन जाता है वो है भू संसाधन। तो देखो बच्चों, भूमि एक स्वयं में संसाधन है, ये प्रकृति प्रदत्त जो है वो संसाधन है और साथ ही ये निःशुल्क है। तो भूमि प्रकृति के द्वारा दिया गया निःशुल्क जो है उपहार है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये सब भूमि पर आधारित है। तो बिना भूमि के ये सारे संभव नहीं है। बिना भूमि के कृषि संभव नहीं है,
वनस्पतियां संभव नहीं है, वन्य जीव संभव नहीं है, साथ ही मानव जीवन जो है वो भी संभव नहीं है। समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, ये सब भूमि पर ही आधारित है, भूमि पर ही होते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। हमें पता है कि जो धरातल जो है हमारा जो है लगभग 1/4 भाग जो है वो धरातल है, और 3/4 भाग जो है क्या है, वो जल से ढका हुआ है। तो भूमि का जो भाग है वो लगभग 3/4 भाग जल से आच्छादित है। तो भूमि इस तरीके से सीमित बन जाती है, यानी मानव के लिए जो भूमि काम में लेने लायक है वो सीमित मात्रा में। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो भूमि सीमित संसाधन, अब जो भी संसाधन सीमित होगा तो सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, सावधानी पूर्वक किया जाएगा, योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो भारत में भूमि संसाधन की जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है, किस तरीके से दिखाई देती है, तो कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, लगभग 43% भू क्षेत्र में मैदान है। तो भारत के लगभग 43% भू क्षेत्र में क्या है, मैदान है। ये मैदान कृषि, उद्योग और विकास के लिए सुविधाजनक है। तो कृषि और विकास की गतिविधियों के लिए जो मैदानी भाग है, जो समतल भाग है, वो आवश्यक है, और ये लगभग भारत की भूमि का 43% है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लगभग 30%। तो ये जो बारहमासी नदियां जो प्रवाहित होती है, ये कहाँ से निकलती है, ये पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से आच्छादित या पहाड़ों से परिपूर्ण क्षेत्र 30% भारत का कुल भाग का आता है। तो जो 12 महीने बहने वाली नदियां यहीं से होकर इन मैदानी भागों में जाती है और मैदानी भागों का पोषण करती है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी यही क्षेत्र प्रदान करता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां दिखाई देती हैं, पर्यटन दिखाई देता है, इसके साथ ही जो पारिस्थितिकी में जो बैलेंस दिखाई देता है, वो सब इस क्षेत्र की बदौलत है। तो समतल क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं, उसके साथ पहाड़ी क्षेत्र 30% के रूप में दिखाई देता है, और पीछे बचा 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो नीचे वाला भाग है, ये समस्त इस क्षेत्र में लिया जा सकता है। इसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें विपुल प्रकार के जो खनिजों के भंडार दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण बन जाता है। तो भारत के कुल 100% भाग को इस तरीके से 43% हम मैदानों में बांट सकते हैं, 30% हम पर्वत श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं, उसके साथ 27% हम पठारी भाग में बांट सकते हैं। इसको एक वृत्तीय ग्राफ में जो है आपकी पुस्तक में दिखाया गया है। आपकी पुस्तक के पेज नंबर जो है, ये पेज नंबर 5 पर ये एक वृत्तीय ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि वृत्त आरेख में जो है भारत के कुल भूमि या भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र को बताया गया है। तो जो ब्लू कलर में दिखाई देता है वो मैदानी क्षेत्र है, और कितना है, 43%। इसके बाद जो पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित जो क्षेत्र है वो 30% भारत की कुल भूमि का है। उसके साथ 27% भाग क्या है, पठारी है। तो देखो, जो भारत का जो नीचे वाला ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय वाला भारत का जो भाग है वो क्या है, वो पठारी है, यानी ये लगभग ये भाग है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत और उसके साथ ही जो उत्तर वाला भाग या क्षेत्र कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से ये जो है पहाड़ी एरिया जो है वो मुख्यतः ज्यादातर हिस्सा जो भारत का है उसी के अंतर्गत जो है दिखाई देता है। बीच वाला जो मध्य वाला भाग है, जो मैदानी भाग है, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, तो ये इस क्षेत्र में दिखाई देता है। अब बात आती है भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो देखो, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं। इनमें भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा का प्रकार, ये भू उपयोग को प्रभावित करते हैं। यानी भू आकृति कैसी है, क्या पठारी भाग है, क्या मैदानी भाग है, या जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसके आधार पर जो है भू उपयोग निर्धारित होता है। अब भाई कृषि पहाड़ों पे तो होगी नहीं, कृषि के लिए मैदानी समतल भूमि जरूरी है ना। तो इसी तरीके से भू उपयोग को निर्धारित करने वाले ये भौतिक कारक और मानवीय कारक दोनों जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो भौतिक कारकों के अंतर्गत जलवायु है, मृदा का प्रकार है, भू आकृति कैसी है, इसके आधार पर भू उपयोग निर्धारित होता है, यानी भूमि का उपयोग निर्धारित होता है। दूसरा है मानवीय कारक। देखो, जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, टेक्नोलॉजी है, संस्कृति और परंपराएं हैं, ये भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। टोटल 100% भूमि के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
क्योंकि पूर्वांत प्रांतों यानी असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। तो कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अंतर्गत कुछ भूमि क्षेत्र को छोड़कर ये आंकड़े हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उन क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिनके बारे में हम आकलन कर सकें। तो इसलिए भारत की कुल भूमि के अंतर्गत लगभग 93% भाग पर ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। इसके अलावा देखो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन से जो भी थोड़ा बहुत क्षेत्र इनके अंडर में है, इनका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो भारत का जो आपको मानचित्र दिखाई देता है, इस मानचित्र में कुछ हिस्सा ऊपर का जो है जम्मू कश्मीर का जो भाग है वो पाकिस्तान के पास अवैध रूप में है। इसके साथ ही अक्साई चीन और ये वाला क्षेत्र जो है ऊपर लद्दाख से लगता हुआ, ये क्षेत्र में भी जो है चीन के अंडर में वो क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था थोड़ा बहुत हिस्सा, तो वो उसके पास है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र अवैध रूप से हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के अंतर्गत दिखाई देता है। तो इस क्षेत्र का भी सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हो पाया है, क्योंकि वो क्षेत्र वर्तमान में हमारे अंतर्गत नहीं है, हमारे अधीन नहीं है। तो इस वजह से भी ये क्षेत्र के आंकड़े हमारे पास, इस क्षेत्र के भू सर्वेक्षण के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत का भू उपयोग का प्रारूप जो है वो पूर्णतः 100% पर नहीं आ रहा है। लगभग 93% भाग के आंकड़े इस वजह से हमारे को उपलब्ध है। अब बात आती है भारत में भू उपयोग प्रारूप के, अगर वर्तमान स्थिति को तुलना करें अगर 1960-61 से, और जो लेटेस्ट आंकड़े 14-15 का एक वर्तीय ग्राफ दिखा हुआ है, यानी ये जो है प्रतिवेदित 100% भू क्षेत्र है एक वर्तीय ग्राफ में, और ये 14-15 के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन क्या दिखाई देता है। तो देखो 18.11% भाग पर भारत पे क्या थे, वन थे। कब, किस समय, 60-61 के अंतर्गत। जो 14-15 में कितने हो गए, 23.3% भाग पर। फिर अगर दूसरा हम जो मैरून कलर में जो दिखाई दे रहा है 18.11% भाग पर जो है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, जो कृषि के काम में नहीं आ रही है, वो भूमि के अंतर्गत आ रहा था, जो घटकर कितना रह गया, 5.5%। इसी तरीके से गैर कृषि प्रायोजनों के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो 4.95 था। कब, 60-61 में। जो 14-15 में कितना हो गया, 8.7%। तो 8.7% जो है वह गैर कृषि प्रायोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कृषि के अलावा जो अन्य प्रायोजनों में भूमि उपयोग ली जा रही है वो पहले 4.95% थी, जो वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े 14-15 के हैं उसमें 8.7% हो गई। इसके अलावा देखो स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि पशुचारण से रिलेटिव जो भी है वो कितनी थी, 4.71, जो घटकर कितनी रह गई, 3.3%। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो भी भूमि है वो पहले कितनी थी, 1.50%, ये अब 1% रह गई। तो भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है। पहले 1960-61 के आंकड़ों के अनुसार भूमि का उपयोग जो 100% हमारी भूमि थी, उस भूमि को इन उपयोगों में इतने प्रतिशत उपयोगों में जा रही थी, वो वर्तमान में ही है। तो हमारी आवश्यकताएं उस समय अलग थी, आज के समय हमारी जरूरतें अलग अलग संवर्गों में बदल गई है, तो उसी के अनुसार भूमि का उपयोग भी जो है वो अलग रूप में दिखाई देता है। फिर देखो कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वो कितनी थी, 6.23%। कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि है, उस पर कृषि नहीं की जा रही है। कृषि योग्य है यानी कृषि की जा सकती है उन पर, लेकिन कृषि नहीं की जा रही है। तो जो छोड़ी गई भूमि है वो इसके अंतर्गत है, और ये कितनी आ रही है, 4%। पहले कितनी थी, 6.23%। तो कुल 100% का 6.23% भूमि क्या थी, कृषि योग्य बंजर भूमि थी, जो वर्तमान में 4% है। तो इसमें कमी आने का मतलब क्या है, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा है। जो पहले कृषि योग्य भूमि थी जो पड़ी थी, उसको वर्तमान में उपयोग में लिया गया है। उसके अलावा देखो 3.50% प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य पुरातन प्रति भूमि के अंतर्गत जो है वो दिखाई देती है 3.50। कब, 1961 के अंतर्गत, जो वर्तमान के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 3.6%। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान प्रति जो है वो दिखाई देती है 1960-61 में 3.73%, जो वर्तमान के आंकड़ों में 4.9% हो गई। तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो है वो 46.6
2.6% था, जो वर्तमान में 45.5% है। तो इस तरीके से इनमें थोड़ी सी कमी आई है। तो अलग अलग में जैसे वनों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ जो है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि जो थी वो 18.11% थी, जो घटकर 5.5% रह गई। ये अच्छी बात है कि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि का सही तरीके से उपयोग हुआ, और इसमें वर्तमान में भारत की भूमि का मात्र 5.5% ही अब जो है ये इसके अंतर्गत रही है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है मदों में अलग अलग जो आवश्यकताओं में भूमि का जो उपयोग है, उस उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन आया है। ये 1960 से 2014-15 के आंकड़े की तुलना जो है हमने इस बढ़ती आरेख में की है। फिर बात आती है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखो, कुछ मानवीय क्रियाकलाप, हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो जैसे वनोन्मूलन है, हम वनों को निरंतर कटाई कर रहे हैं, अति पशुचारण है, खनन है, इन सब कारणों से भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण से मतलब है भूमि का ह्रास होना, भूमि की क्वालिटी का घट जाना, भूमि की ऊपरी परत जो होती है वो उखड़ जाना और वो निकल जाना। तो ये सारे क्रियाकलाप जो दिखाई देते हैं हमारे, ये क्रियाकलाप भूमि निम्नीकरण के कारण बनते हैं। अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या उपाय हैं? प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमि निम्नीकरण के कारण लिखते हुए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भूमि निम्नीकरण को रोकने के कुछ उपाय आपको यहाँ पर दिखाए हैं। पहला है वनोरोपण, वनों को लगाया जाना चाहिए। देखो, बारिश और बहता पानी ये भूमि का अपक्षय करते हैं, भूमि का जो है कटाव होता है, भूमि की जो उपली परत जो है वो बह जाती है। तो वन भूमि को पकड़े रखते हैं, वनों की जड़ें भूमि को पकड़े रखती हैं। इस तरीके से भूमि एक तरीके से बंधी रहती है। तो जहाँ वन होते हैं वहाँ भूमि का कटाव नहीं होता, ज़्यादा कटाव नहीं होता। वनस्पत खुले क्षेत्र जहाँ वन नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जो है भूमि की उपली परत जो है वो उखड़ जाती है। चारागाहों का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। देखो, पशुचारण, अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण बनता है। पशुओं के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, खुरों से जो भूमि की ऊपरी परत है वो उखड़ती है और ये उड़ती है और बहती है। कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीलों को स्थिर बनाना। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में समस्या है, रेत के टीले स्थान बदलते रहते हैं। तो इन टीलों का स्थान जो है वो न बदले, इसके लिए कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीलों को स्थिर किया जा सकता है। ये इन क्षेत्रों की एक उपाय है। जो मरुस्थलीय भाग है जहाँ निरंतर हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, उन क्षेत्रों में रेत उड़ती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीले जो है वो स्थानांतरण होते भी है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कर देखो, कृषि ऐसी भूमि जो बंजर है, पड़ती है, पड़ी हुई है, इस भूमि का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। कृषि के अलावा गैर कृषि गतिविधियों में इस प्रकार की भूमि को काम में लिया जा सकता है। सिंचाई का समुचित प्रबंधन, ये भी एक उपाय है भूमि निम्नीकरण को रोकने का। सही तरीके से सिंचाई व्यवस्थाएं विभिन्न जो है कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध अगर करवाई जाए तो सही तरीके से भूमि का उपयोग होगा। फसलों को सही तरीके से कटाई कर तो देखो, फसलों की जो कटाई आमतौर पर होती है वो भी एक दोषपूर्ण तरीके से होती है। कई फसलें जब उखाड़ी जाती है, उखाड़ने से भूमि की ऊपरी परत जो है वो उसका अपक्षय होता है। तो कटाई सही तरीके से भूमि को लेवल तक अगर उसकी कटाई अगर कर दी जाए तो उस तरीके से भी भूमि जो है वो बंधी रहती है। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण कर देखो, खनन प्रक्रिया वनों को जो है वनों का ह्रास करती है, इसके साथ ही भूमि निम्नीकरण का एक कारण बनती है। तो इस पर जो है नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। तो जितना जहाँ जरूरी है वहीं पर खनन हो, अनियंत्रित तरीके से खनन न हो जिससे भूमि का जो है ह्रास न हो। खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, जिन क्षेत्रों में खनन हो चुका हो और अब खनन की संभावनाएं नहीं है तो उन क्षेत्रों की भूमि को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, उसका वापस समुचित प्रबंधन करना चाहिए। उस भूमि का सही तरीके से और दूसरे कार्यों में उपयोग लेने के प्रयास होने चाहिए। तो इससे भूमि का समुचित प्रबंधन होगा और भूमि अपक्षय और भूमि निम्नीकरण पर रोक लगेगी। फिर बात आती है औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन करना। देखो, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट और दूषित जल जो है वो खुले में छोड़ दिया जाता है, विभिन्न नदियों में बहा दिया जाता है। तो ये भूमि जहाँ खुले में छोड़ा जाता है तो वो भूमि का निम्नीकरण वहाँ पे होगा। उन क्षेत्रों में भूमि की जो ऊपरी परत है वो खराब हो जाएगी और वहाँ पे जो है वनस्पतियाँ नहीं लगेगी और वो भूमि जर बन जाएगी। तो इस तरीके से औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो औद्योगिक अपशिष्ट है उस जल को ट्रीटमेंट प्लांट से होकर निकालना चाहिए।
यानी ट्रीट करके ही वहां डालना चाहिए। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कर वनोन्मूलन की रोकथाम कर ये कुछ कारण है जो भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपायों के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। तो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के जो उपाय हैं यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो में हम मृदा संसाधन, मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।